कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ाया जा चुका है। तो 3 अंक का था और दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा पृष्ठ रसायन। और इसके पहले इसी के साथ साथ अमरेश राय जी आपको विलयन तथा 5 अंक का विलयन चैप्टर है उसको पढ़ाए और साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी 5 अंक का उसको पढ़ाए। तो आप पढ़ाई करते रहें। मैं अपना दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने इस वीडियो में, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बच्चों हम रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा देने से पहले जान लें, अपने जीवन में इसका अनुभव हम बहुत किए होंगे। जैसे पसीना जब ज़्यादा हुआ रहेगा तो हमारे त्वचा एक सतह है, उसमें छिद्र होते हैं और छिद्रों से बहुत छोटे छोटे छिद्र पसीना निकलता है। और साथ जब हम एक्सपोज होते हैं हवा में, इधर उधर आते जाते रहते हैं कहीं बाज़ार इत्यादि, तो धूल के कण और गैस के कण हवा में जो उपस्थित होते हैं हमारे शरीर से टकरा करके पसीने के माध्यम से शरीर में चिपक जाते हैं। और इस चिपकने की प्रक्रिया को जो केवल ऊपरी सतह पर हो उसको हम पढ़ेंगे अधिशोषण, है ना। और इसी प्रकार देखें जो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं उसमें 2 प्रकार की गंदगी वास्तव में चिपक जाती है। और बहुत गंदा होने पर कपड़ों के अंदर घुस जाती गंदगी। अदरवाइज़ देखा जाए गंदगी 2 प्रकार की होगी। एक वो जो कि पानी से धुलने में निकल जाए, एक गंदगी वो होगी जैसे तैली टाइप होगी, वो चिपक जाती है और उसको डिटर्जेंट और उससे सोप से धोते हैं। तो ये चिपकने वाली प्रक्रिया। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि जैसे हम कभी तप्ता जलाते होंगे, लकड़ी जलाते हैं, कुछ अंश उसका सुलग के रह जाता है। जो सुलग के काला पड़ जाता है उसमें छिद्र होते हैं, अवशोषण क्षमता होती है, उसे हम चारकोल कहेंगे। जिस पदार्थ को हम सुलगा दें अथवा तेज़ गर्म कर दें, जलाएं ना हवा के अनुपस्थित में, और जो काला पदार्थ प्राप्त होगा, चाहे लकड़ी हो, चाहे हड्डी हो, चाहे कुछ भी हो या चीनी हो, तो जो काला पदार्थ या यहाँ तक कि ब्लड भी हो, इन सब शब्दों का प्रयोग देखा जाएगा इसमें। तो इसका अनुभव हमारे दैनिक जीवन में है। जो काला पड़ जाए वो वास्तव में होता क्या, उसके शरीर पर जो पदार्थ जमे रहते हैं वो निकल जाते हैं वाष्पित होकर के, और वहाँ पर छिद्र बन जाता है, उसको चारकोल कहते हैं। इन सब शब्दों का तो हम आप शुरू करते हैं कि पृष्ठ रसायन एक तरह से भौतिक विज्ञान की, क्योंकि रसायन विज्ञान में अनेक पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें से खाली हम 3 का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक रसायन और आर्गेनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन तथा कार्बनिक रसायन। और हम देखेंगे पृष्ठ रसायन जो होता है, हम बता दिए आपको, जैसे कपड़े की सफाई करना, कपड़ा गंदा हो गया, है ना, या हमारे शरीर के त्वचा पर पसीना जम गया, दीवारों पर देखिए, खिड़कियों पर, या जो जहाँ देखिए ज़्यादा छिद्र होगा, ज़्यादा खुरदरा होगा, आप देखते होंगे। जूता चप्पल आप लेते होंगे, जूता चप्पल अगर चिकना है तो उतना गंदगी नहीं जमती है। अगर वो थोड़ा सा खुरदुरा है अथवा जो है उसमें पोर्स हैं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर गंदगी ज़्यादा जमा हो, गंदगी कण अथवा गैस वगैरह ज़्यादा जमा होगी। इस तरह से देखिए हम पृष्ठ रसायन एक तरह से हमारे दैनिक जीवन में अगर हम इसको जोड़ लें अपने दैनिक जीवन से तो समझ में ज़्यादा आएगा ये। और जो चीज़ें हैं उसको हम बताएंगे समय समय पर, थोड़ा सा व्यवहारिक शब्द यूज करेंगे ताकि आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाए। अब हम शुरू करते हैं पृष्ठ रसायन। हमारा दूसरा अध्याय है पृष्ठ रसायन। किसी भी पृष्ठ पर, सतह पर होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि किसी पृष्ठ पर ठोस हो चाहे द्रव हो, जिसका पृष्ठ गैस का बने कि नहीं, गैस का पृष्ठ स्थिर रहे कि नहीं, द्रव अथवा ठोस का जो पृष्ठ है उसके सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा हम करते हैं उसे हम कहते हैं पृष्ठ रसायन कहते हैं। देखिए परिभाषा लिखी गई है। अब इस अध्याय में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो अधिशोषण पढ़ेंगे, दूसरा उत्प्रेरण पढ़ेंगे, तीसरा कोलाइड्स पढ़ेंगे। आप देखें एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलाइड्स पढ़ेंगे। इसमें हम
देखें एक बात सब में कॉमन पाएंगे कि उत्प्रेरण हो, उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है लेकिन उसमें भाग नहीं लेता है, ना तो अभिकारक होता है ना उत्पाद होता है। और उत्प्रेरक हमेशा जो है चूर्ण अवस्था में लेते हैं, पाउडर की अवस्था में लेते हैं, छोटे छोटे कण ग्रुप में लेते हैं ताकि उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो। जैसे यही चाक है, चाक पूरा अगर हम देखें तो इसका जितना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा और इसको तोड़ डालें उससे अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, सरफेस एरिया। और एकदम इसको क्रश कर डालें कण के रूप में तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ चाहे यहाँ की बात हो चाहे उत्प्रेरक जो होता है जो अभिक्रिया दर को बढ़ाता है, उसकी अभिक्रिया दर को बढ़ाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया, उसको उत्प्रेरण कहते हैं। और ये भी बहुत अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल वाला होता है। कोलाइड्स जो होते हैं हम इसको देखेंगे, जो हम 3 प्रकार के, जब कभी हम जैसे मिट्टी पानी में घोल दें तो कण बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े होंगे, और उसके बाद चीनी पानी में घोल दें तो एकदम से घुल जाएगा, दिखेगा ही नहीं। यानी कि मिट्टी डाल दें पानी में तो अपारदर्शी होगा, आर पार दिखाई नहीं देगा। पानी में चीनी घोल दें तो पारदर्शी वास्तविक विलयन है। और ये मिट्टी डालने पर अथवा पाउडर डालने पर पानी में वह क्या है, निलंबन है, सस्पेंशन है। और उसी बीच की एक अवस्था है जिसमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, अर्थात निलंबन जो होता है जिसमें अपारदर्शी होता है, और एक होता है ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कि आर पार दिखाई दे पारदर्शी विलयन प्राप्त होता है। दोनों के कणों की साइज के बीच की साइज वाला जो होता है कोलाइड अवस्था होती है। इसको हम देखेंगे। इसमें पृष्ठ रसायन में क्यों रखा गया, कहीं न कहीं कणों की छोटी साइज अत्यधिक उनकी जो है क्या कहते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल होना चाहिए, और तभी अधिक से अधिक तेज रिएक्शन होगा। अधिक से अधिक जैसे दवाएं हम लेते हैं, दवाएं हमारे शरीर में घुल जाती हैं, घुलने के बाद कोलाइड कणों, छोटे छोटे कणों के रूप में हो जाती हैं। अगर बहुत छोटे कणों के रूप में नहीं होगी तो हमारे शरीर में इतना बड़ा स्थान नहीं को जाके जगह जगह अलग अलग अंगों में अवशोषित हो जाएं, ये लगे यहाँ फ़ायदा करें। इसी तरह से जैसे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें हम पोषक तत्व डालते हैं। पोषक तत्व कोलाइडी कणों के साइज में होते हैं, और अगर बड़े बड़े कण होंगे तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे पौधों के शरीर में। अथवा हमारे शरीर में हम लोग जो लेते हैं, कूचते हैं खाना कूचते हैं, कूच करके चबा करके एकदम छोटा कर डालते हैं। पानी पीते हैं और वो कहीं न कहीं पचने के बाद एकदम कोलाइडी कणों साइज को हो जाता है। और उसके बाद पोषक तत्व जो है अलग अलग शरीर के अंगों में जिस हिसाब से जो आवश्यक होता है जाते हैं, और शरीर हमारी शरीर का अलग अलग अंग विकसित होते हैं, शरीर विकसित होती है, बढ़ती है। अब आप चलते हैं, हम चलते हैं पृष्ठ रसायन की परिभाषा आपने देख लिया। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें पृष्ठों पर होने वाली प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेज और फिनोमिनन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पृष्ठ रसायन कहेंगे। अब एक पृष्ठ क्या होता है, किसी संघनित प्रावस्था यानी किसी पदार्थ को जैसे बिखरा न हो, उसको एकदम दबा दिया जाए, चाहे द्रव अवस्था हो चाहे ठोस अवस्था हो। संघनित जैसे वही है, मान लीजिए जलवाष्प है फैला हुआ, उसको नहीं कहेंगे। संघनित माने एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम सटा हुआ। संघनित प्रावस्था की भौतिक सीमा जो होती है उसे हम एक पृष्ठ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर एक पदार्थ के कणों की सीमा समाप्त हो, अथवा एक पदार्थ के कणों की प्रावस्था समाप्त हो और दूसरे की प्रावस्था शुरू हो, प्रारंभ हो, उसे हम कहेंगे एक पृष्ठ कहेंगे। अब यहाँ देखें एक बात और है, हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे बच्चों। वास्तव में आपको परेशानी कहाँ होती है, आपको जब कभी कोई शब्द न समझ में आए परिभाषा में, तब आपको दिक्कत होती है। प्रावस्था, फेज, प्रावस्था माने एक तरह से जो अवस्था पढ़े, स्टेट, जब शुद्ध पदार्थ कोई होता है, जैसे हमारा लोहा है, पिघला दीजिए द्रव हो जाए, और उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा गर्म करिए वाष्पित हो जाए, बहुत जो कठिन है बात। लेकिन अगर कोई तत्व है उसको हम ठोस अवस्था में रखें और पिघला करके द्रव अवस्था में रखें, या फिर और गर्म करें वाष्पित हो जाए, तो उसकी 3 अवस्थाएं हो जाएंगी, ठोस, द्रव तथा गैस। तो किसी जो तत्व है या यौगिक है वो शुद्ध होता है। शुद्ध पदार्थ के लिए जो हम ठोस, द्रव, गैस की बात करेंगे, ठोस, द्रव, गैस अवस्था होती है। जब अशुद्ध पदार्थ कोई है, जैसे हमारा है जल अगर बर्फ़ है तो क्या है, ठोस है, ठोस अवस्था है उसकी, और द्रव जल है, द्रव अवस्था है।
जलवाष्प है तो गैस अवस्था है। लेकिन अगर हम वहीं कोई अभिक्रिया है, जैसे उसमें हम HCl NaOH मिला करके, अभिक्रियाओं में आमतौर पे अवस्था नहीं लिखा रहता, फेज लिखा रहता है, प्रावस्था लिखा रहता है। इस बात पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। जब कभी कोई मिश्रण होगा यानी अशुद्ध पदार्थ होगा, अभिक्रियाओं में होता ही है, किसी एक पात्र में हम NaOH और HCl मिला देंगे तो उसी पात्र में हमारा NaCl H2O बनेगा। कुल मिला के हो सकता कुछ रिएक्ट ना किया हो, HCl NaOH बच जाए इसमें से, और कुछ NaCl बने, कुछ H2O बने। यानी तमाम पदार्थ हैं किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, लेकिन वहाँ पर हम द्रव प्रावस्था कहेंगे। ठीक, तो जहाँ कहीं अभिक्रियाएँ हैं वहाँ पर मिश्रण होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, और वहाँ पर जहाँ अवस्था नहीं कहेंगे वहाँ पर ठोस द्रव अवस्था भी ठोस द्रव गैस होती है, प्रावस्था भी ठोस द्रव गैस होती है। बस अंतर क्या है, जहाँ कहीं अशुद्ध पदार्थ है वहाँ पर अवस्था नहीं कह के हम ठोस प्रावस्था कहेंगे, द्रव प्रावस्था कहेंगे, गैस प्रावस्था कहेंगे। और जहाँ कहीं शुद्ध पदार्थ है, चाहे तत्व चाहे यौगिक, दो ही शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व चाहे यौगिक, आपको पढ़ाया जा चुका है केमिस्ट्री में, नहीं आप जान लें। ठोस जो क्या कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ में तत्व होता है, यौगिक होता है। किसी तत्व को ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था बोलेंगे, वहाँ पर प्रावस्था नहीं यूज करेंगे। और किसी यौगिक का भी, जैसे हमारा जल है, बर्फ है ठोस अवस्था, द्रव जल है द्रव अवस्था, और जलवाष्प है गैस अवस्था कहेंगे। इस तरह से शुद्ध पदार्थ जहाँ वहाँ पर अवस्था बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, जहाँ अशुद्ध है वहाँ पर प्रावस्था बोलेंगे। तो यहाँ हम बता रहे थे, जहाँ पर एक पदार्थ की प्रावस्था समाप्त हो, एक पदार्थ की प्रावस्था यानी कि पदार्थ कणों से जाना जाता है, कणों से बना होता है। एक पदार्थ के भले ही अशुद्ध, यहाँ अशुद्ध की बात होगी ही, जैसे कोई विलयन है, कुछ इस तरह से है, कोई ठोस अवस्था में वहीं पर, और उसी में कोई ठोस विलयन में कोई ठोस पदार्थ डाल दिया जाए, तो देखिए ठोस पदार्थ और विलयन दोनों संपर्क में जहाँ रहेंगे, यानी कि एक की जो प्रावस्था समाप्त होगी, यानी कि मान लीजिए चीनी पानी विलयन में हम उसमें डाल दें, क्या कहते हैं कि कोई पत्थर डाल दें, लकड़ी डाल दें, लकड़ी डाल दें, तो देखेंगे लकड़ी के कण जो होंगे और उसकी ठोस प्रावस्था होगी, और जो हमारा चीनी पानी विलयन है उसकी द्रव प्रावस्था होगी। तो वही बात यहाँ पर है, जहाँ पर एक पदार्थ के कणों की प्रावस्था अथवा सीमा समाप्त हो तथा दूसरे पदार्थ की प्रावस्था अथवा कणों की सीमा प्रारंभ हो, उसे हम क्या कहें, एक पृष्ठ कहेंगे। इस तरह से आप देखिए, एक एक चीज़ अगर कठिन तब होता है कोई अध्ययन जबकि आप शब्दों का मतलब न समझते हो। हम व्यवहारिक शब्द यूज करें ताकि आप समझ जाएं। बाकी पढ़ना आपको है, आपकी याददाश्त अच्छी है, लर्निंग पावर अच्छा है, और आपके पास किताब है, सब मैटर किताब में है। और कितना कोर्स कम हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए बहुत, क्योंकि कुछ कोर्स कम ज़रूर हुआ, लेकिन मूलभूत चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है जो निकाला गया 30%, तो आप देखेंगे उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे कोर्स में नहीं है। और क्योंकि उसकी चर्चा बिना किए हम जो कोर्स में है उसको समझ नहीं पाएंगे। अब पृष्ठ की परिभाषा आप जान ही लिए। अब पृष्ठ कितने प्रकार के हो सकते हैं। पृष्ठ एक तरह सतह कह सकते हैं, परत। और आप देखेंगे पृष्ठ या तो होगा परमाणु या अणु की मोटाई बहुत पतली, बहुत परमाणु अणु की मोटाई बहुत कम होती है और न के बराबर वो मोटाई हो सकती है, अथवा दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सतह जो होगी, जैसे जहाँ पर दो प्रावस्थाएं, दो अशुद्ध पदार्थ, एक द्रव हो एक ठोस हो, या दोनों द्रव, जैसे तेल और पानी मिला दीजिए तो तेल की परत अलग हो जाएगी, पानी जल अलग हो जाएगी। जहाँ दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे से पृथक होंगी तो बीच में जो सतह है उसे हम कहेंगे पृष्ठ। और ठोस क्रिस्टल की सतह हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, ठोस प्रावस्था में ठोस क्रिस्टल सतह को भी हम, जो कि बहुत ही स्पष्ट होगी, खुरदरी होगी। अब देखिए अधिशोषण की बात करते हैं, और देखिए जहाँ कहीं समय ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं वहाँ नहीं लगाएंगे, किताब का सहारा भी आप लेंगे, हम चीज़ों क्लियर कर देंगे, आप खुद से पढ़ लेंगे। बिना आपके पढ़े आपका कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए हमारा प्रयास होगा कम समय में ज़्यादा मैटर हो जाए। अधिशोषण अथवा एडजॉर्प्शन वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ध्यान दें, देखिए
जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो किताब में नहीं पाएंगे हम देखें कि किसी एक पदार्थ की सतह है, उस पर किसी अन्य पदार्थ का कण जम जाए, है ना, और उन कणों की सांद्रता जो हो जाए वह जहाँ से आया है कण उस पदार्थ का स्थूल माने शरीर या कह सकते हैं जालक लैटिस, जिस पदार्थ कण चिपक रहा है यानी कि ऊपरी सतह पर संपर्क में आ रहा है, उसके स्थूल में जो सांद्रता है उससे अधिक इसके पृष्ठ पर सांद्रता हो जाए, तब हम कहेंगे अधिशोषण है। यदि सांद्रता बराबर हो, मान लीजिए हमारी त्वचा जो है एक तरह से हमारा क्या है वो पदार्थ है जिस पर वायु में उपस्थित धूल के कण और गैस के कण, है ना, अणु होते हैं लेकिन सबको कण हम कहते हैं, चिपकते हैं। और ध्यान दीजिए, और इन गैस के कणों अथवा धूल के कणों के लिए स्थूल क्या है, उसकी शरीर क्या है। शरीर नहीं, जालक होता, शरीर कहते हैं ताकि आप समझ जाएं, शरीर नहीं यूज करना चाहिए। जालक जो है हवा में धूल के कण हैं और गैस के अणु हैं या कण हैं, तो उसकी शरीर हवा हो गई। अब देखिए आपके निश्चित रूप से हमारे त्वचा पर जो धूल के कण अथवा गैस के कण एक जमा होते हैं एक या एडजॉर्ब होते हैं, अवशोषित हो, वही जमा होना ही एकत्रित होना। सतह पर कोई चीज़ जमा हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। और यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए धूल हवा हमारे शरीर के संपर्क में रहे, लेकिन जितने कण और गैस के कण अथवा धूल के कण हवा में रहें उतने हमारे शरीर में हो, इसका मतलब चिपके नहीं हैं। चिपकने मतलब उनकी सांद्रता प्रति इकाई आयतन जो है हमारे त्वचा पर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम अधिशोषण कहेंगे, है ना, सतह पर चिपकना यानी कि अधिशोषण। और अथवा कह सकते हैं किसी पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ की सांद्रता परिवर्तन जो होता है उसे हम कहेंगे अधिशोषण। परिवर्तन माने एक तरह से बढ़ना। अगर किसी एक पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ की सांद्रता पहले नहीं थी, जब हुई तो अधिक हो गई, यानी कि वो यहाँ तक इतना अधिक हुई कि उसके अपने जो हवा से धूल के कण आए, जितना वहाँ पर प्रति इकाई आयतन में सांद्रता उसकी है उससे अधिक हमारे त्वचा पर हो गई। उस प्रक्रिया को, उस चिपकने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक पदार्थ जो चिपकता है उसे हम कहेंगे अधिशोष यानी एडजॉर्बेट, और जिस पर चिपकता है, जिसकी सतह पर चिपकता है, लिख दिए हैं, किताब से भी सहारा लेंगे, उसे हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। इस तरह से अधिशोषण में दो पदार्थ होते हैं, एक जिसकी पृष्ठ पर कोई पदार्थ चिपकता है उसके पृष्ठ को अथवा उस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो पदार्थ चिपकता है किसी अन्य पदार्थ की सतह पर उसे हम अधिशोष या एडजॉर्बेट कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अधिशोषण की परिभाषा एक बार फिर से आप सुन लें और समझ लें, थोड़ा सा लगता समझने में मिस्टेक हो गई। देखिए, जिस पदार्थ जो अधिशोषक होता है एडजॉर्बेंट, जिस पर कि कोई पदार्थ चिपकता है जाके यानी कि जमता है, वास्तव में उसके सतह पर चिपकता है यानी कि जमता है, तो लेकिन कुछ न कुछ उसका पोर्शन, जैसे हमारे त्वचा पर धूल के कण केवल सतह पर नहीं रहते हैं, कुछ अंदर भी जाते होंगे पोर्स में। तो यहाँ जो स्थूल की बात की गई, क्या कहते हैं, लैटिस, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है, तो हमारे अधिशोषक की जो है शरीर की बात की गई, यानी कि अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी एक पदार्थ की सतह पर जो दूसरे पदार्थ की सांद्रता होगी वह अधिशोषक के स्थूल यानी कि शरीर के अंदर जो उसकी सांद्रता होगी उससे अधिक होगा, है ना। यदि बराबर होगी तो अधिशोषण नहीं होकर तब अवशोषण हो जाएगा, है ना। अवशोषण क्या होता है अभी देखिए, हम एक और टॉपिक आएंगे। अवशोषण यानी कि जब पूरे शरीर में एक पदार्थ के पूरे शरीर में दूसरे पदार्थ के कण चले जाएं, चिपक जाएं जाके जगह जगह, यानी अंदर और बाहर, अधिशोषक के अंदर और बाहर अधिशोष के कणों की सांद्रता बराबर हो जाए, उसे हम कहेंगे अवशोषण कहेंगे। लेकिन अधिशोषण वहाँ होगा जहाँ की किसी एक पदार्थ के सतह पर जो अधिशोष के कणों की सांद्रता जो होगी वह उसी पदार्थ अधिशोषक के शरीर यानी स्थूल के अंदर
से अधिक हो, सतह पर जो सांद्रता अधिक हो यानी सांद्रता परिवर्तित हो, सांद्रता बढ़े, उसे हम कहेंगे अधिशोषण कहेंगे। और यह भी बात यहाँ पर सत्य है कि जैसे हवा के संदर्भ में, हवा में जो धूल के कणों अथवा गैस के कणों की सांद्रता होगी वो हमारी त्वचा पर जमा होता है जब धूल के कण और गैस के कण, तो उसके हवा में उपस्थित सांद्रता से अधिक यहाँ हो जाती है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है जो हम बता रहे हैं, अधिशोषक जो पदार्थ है उसके स्थूल, उसके शरीर के अंदर जितने कण जमा जाएंगे उससे अधिक सतह पर होगी, उसे हम कहेंगे अधिशोषण। आप देखें, एक अधिशोषक आमतौर पे ठोस प्रावस्था में होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। चारकोल शब्द कहाँ लगाते हैं? अगर हम लकड़ी को सुलगाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, जल्दी से बनाना होगा, इसलिए उसके लिए आयरन रिटार्ट, स्टील का रिटार्ट होता है, जल्दी से पिघलता नहीं है। उसमें क्या करते हैं, जिसका हमको चारकोल बनाना होता है, जैसे हड्डी का चारकोल बनाना हो, चाहे लकड़ी का बनाना हो, चाहे चीनी का बनाना हो, चाहे खून का, ब्लड का बनाना हो, उसके अंदर हम हवा का अनुपस्थित में तेज़ गर्म कर देंगे। रिटार्ट होता है, पात्र होता है आयरन का, स्टील का। तो तेज़ गर्म करने पर क्या होता है, चाहे हड्डी हो, चाहे आपका लकड़ी हो और चाहे आपका चीनी हो, इसके सतह पर जो उपस्थित तमाम कण होते हैं वह वाष्पित होकर निकल जाते हैं। उन जगहों पर छिद्र पैदा हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र, यानी कि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वह काला पड़ जाता है। यानी कि आप जानते हैं लकड़ी हो चाहे तमाम पदार्थ हैं जो जीवाश्म होते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होता है। और जब तेज़ गर्म करेंगे हवा का अनुपस्थित में, क्योंकि हवा की उपस्थित में जलने लगेगा, हमको जलाना नहीं है, तेज़ गर्म करेंगे हवा का अनुपस्थित में, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य कुछ और जो होंगे पदार्थ उड़ जाएंगे, यानी वाष्पित हो जाएंगे। वहाँ खाली कार्बन बचेगा। कार्बन चारकोल चाहे जिसका बनाएंगे काले रंग का होता है। चाहे लकड़ी आप तपता जलाते समय देखते होंगे, जो लकड़ी जलती नहीं, सुलग जाती है, वह उसको उड़ चारकोल कहेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर हमको लेबोरेटरी में बनाना हो, शुद्ध होना चाहिए और टाइम कम लगना चाहिए। इसमें एक और देखेंगे आज बाद में चल के, सक्रिय चारकोल जो हमारा नारियल होता है, कोकोनट, उसकी कबर को, क्योंकि उसकी कबर में ऑलरेडी छेद होते हैं, छिद्रित होता है सतही क्षेत्रफल, उसको अगर हम तेज़ गर्म कर दें रिटार्ट में, तेज़ गर्म करें हवा के अनुपस्थित में, तो वहाँ उससे जो प्राप्त होगा चारकोल, उसे हम सक्रिय चारकोल कहेंगे। सक्रिय चारकोल आमतौर पर नारियल बना जाता है। आप हमारा वीडियो में आवाज़ सुनेंगे और जहाँ कहीं है किताब से पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। कुल मिला के चारकोल जो बनता है, इसकी खास बात है कि ये छिद्रित होता, पोरस होता, POROUS, पोरस माने छिद्रित। उसका सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है और बहुत जगहों पर जैसे टैबलेट बनाई जाती है चारकोल की, हमारे गैस की प्रॉब्लम जिसको है, अगर उस टैबलेट को खाएंगे अंदर जाने के बाद क्या करेगा, वह जो है कोलाइडी कणों के रूप में अलग होगा। उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, गैस जो हमको प्रॉब्लम कर रही है अवशोषित कर लेगा। इस तरह से हमको प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। इस तरह से आप देखिए, अधिशोषण का काम इन्हीं छिद्रों में, इन्हीं सतहों पर होता है। तो आमतौर पर चारकोल जेल भी देखेंगे और सक्रिय चारकोल देखेंगे। अब देखिए कुछ अन्य प्रक्रियाएं। विशोषण यानी कि अधिशोषण की उल्टी प्रक्रिया है, यानी जब किसी अवशोषक के पृष्ठ से अधिशोष की सांद्रता घट जाए अथवा वहाँ से हटा दिया जाए, यानी कि उसकी विपरीत प्रक्रिया, उसे हम विशोषण या डिजॉर्प्शन कहेंगे। अवशोषण क्या है, हमने बताया स्थूल प्रक्रिया है, यानी कि जैसे हम चाक है, आपका दुधी है जो है, इसको डाल दें, किसमें, इंक में डाल दें, स्याही में डाल दें, तो देखेंगे अंदर तक जो है स्याही घुस जाएगी, यानी कि केवल सतह पर नहीं रहेगी। वह स्थूल प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक के अंदर तथा सतह दोनों पर अधिशोष की सांद्रता लगभग बराबर हो जाए। अंदर थोड़ा कम रहेगी, बाहर ज़्यादा, लेकिन बहुत अंतर नहीं रहेगा। इसे हम जब पूरे शरीर में चिपक जाए, यानी घुस जाए, एक पदार्थ के पूरे शरीर में दूसरा पदार्थ का कण घुस जाए, तो अवशोषित हो जाए, एडजस्ट हो जाए, उसे हम अवशोषण कहेंगे। केवल सतह पर, पृष्ठ पर, तो उसे हम अधिशोषण कहेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम अधिशोषण की बात करेंगे, क्योंकि अधिशोषण हम समझ जाएं, इसलिए अन्य को समझना जरूरी था, नहीं तो हम बार बार कंफ्यूज होंगे। एक है एडजॉर्प्शन अथवा अधिशोषण, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, AB, अवशोषण। और देखें शोषण क्या होता है।
जहाँ पर अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों साथ साथ प्रक्रियाएं हो। जैसे वही इंक में अगर हम चाक डाल दें, है ना, दुद्धि होता है, जैसे ये चाक हो, चाहे आपका पहले जो बड़ा बड़ा चाक आता था उसको डाल दें, पूरे शरीर में इंक जो है चिपक जाएगा, घुस जाएगा, उसे हम कहेंगे शोषण अथवा जार्पसन। आक्लूजन, इसको थॉमस ग्राहम ने खोजा था। ये वास्तव में धातुओं द्वारा गैसों का शोषण जो होता है, जैसे जब पैलेडियम पीडी जो होता है वहाँ उत्प्रेरक का काम करता है हाइड्रोजन गैस के बनाने में, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वास्तव में अपचयन प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन का अवशोषण करता है पैलेडियम क्या है, ये हमारा धातु है। धातुओं द्वारा गैसों का शोषण ही आक्लूजन बोला जाता है। ऋणात्मक अधिशोषण, इसमें क्या होता है कि जब इसका उल्टा है, अधिशोषण ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक क्या है, जब पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा सांद्रता अधिक हो और उसको धनात्मक अधिशोषण कहेंगे, और जब पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा कम हो जाए उसे ऋणात्मक कहेंगे। इसका उदाहरण है, किताब में पाएंगे आप, सांद्र KCl को अगर रक्त चारकोल कैसे होगा, रक्त, जो कि थोड़ा समझने में आपको कठिन, रक्त माने जब कोई जानवर मर जाता होगा, है ना, तो उसके डेड बॉडी से जो है रक्त निकाल करके उसको गर्म कर देंगे तो काला पड़ जाएगा और वो एकदम सूख जाएगा, काला पड़ जाएगा, उसे रक्त चारकोल कहेंगे। उसमें पृष्ठ सतह यानी कि छिद्र, बहुत ज़्यादा छिद्र होंगे और अधिशोषण क्षमता बहुत अधिक होगी। अगर उसके संपर्क में सांद्र KCl का जलीय विलयन ले जाएंगे तो वहाँ पर जो होगा धनात्मक अधिशोषण होगा, यानी कि रक्त चारकोल के स्थूल यानी शरीर से अधिक KCl कहाँ जमा होंगे, उसकी सतह पर। और अगर तन KCl लेंगे रक्त चारकोल के संपर्क में तो फिर उसके सतह पर जो KCl की सांद्रता होगी और रक्त चारकोल लिखे यहाँ पर, उससे उसके स्थूल यानी शरीर से अधिक कम होगी, तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। अब हम थोड़ा सा अधिशोषण और अवशोषण के अंतर के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लें। पहला अंतर है कि पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है, स्थूल पर पूरे शरीर में होती है ना, और पृष्ठ पर सांद्रता जो है इसमें कि अधिशोषण में स्थूल की सांद्रता से अधिक होगी, यहाँ पर लगभग बराबर होगी पृष्ठ और स्थूल पर। अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक तेज होती है, बाद में घट जाती है, लेकिन एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाए। साम्य अवस्था का मतलब हुआ जितना पदार्थ चिपकेगा यानी कि जमा होगा उतना पदार्थ निकलता रहेगा, और यहाँ दर लगभग समान होती है। और लेकिन जो अवशोषण की दर होती है अधिशोषण की दर से कम होती है ना, अधिशोषण की दर से कम होती है ना, और ये साम्य की स्थापना होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की सतह पर जमा होता है तो ऊष्मा निकलती है, और यहाँ पर कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है इसमें, है ना। और उदाहरण में देखिए, कैल्शियम क्लोराइड एक अवशोषक होता है, या सिलिका जेल, इन खास बात है इनके शरीर पर जब पृष्ठ सतह पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरस होता है। पोरस आप शब्द जान लें, पोरस माने छिद्रित, है ना, छिद्रित यानी कि अधिक पृष्ठ क्षेत्र, छिद्रित पोरस, छोटे छोटे छिद्रों, POROUS पोरस शब्द है। तो कैल्शियम क्लोराइड हो, चाहे सिलिका जेल हो, चाहे चारकोल हो, इनके सतह पोरस होते हैं। सक्रिय चारकोल भी पोरस होता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण में, अगर कैल्शियम क्लोराइड लें चाहे सिलिका जेल लें और उसके पृष्ठ पर जल का अधिशोषण होता है, ये इसका उदाहरण है। और यहाँ पर चाक को नीली स्याही में अगर डुबा दें तो चाक के अंदर तक नीला हो जाता है। वास्तव में यहाँ पर केशिकात, तो हम जानते हैं चाक के अंदर केशिका की तरह, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, सर पढ़ाए होंगे कि सरफेस टेंशन होता है, तो सरफेस टेंशन कारण जो है उसमें जो है अंदर तक इंक चला जाता है, ये हमारा अवशोषण है।